सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी चौथी यूनिट जिसको कहते हैं कोन सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन। हमारे चैनल पे अब तक हमारे 3 यूनिट खत्म हो चुके हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स, द पोलर कोऑर्डिनेट और स्फीयर्स। और ये हमारी कर्टेड सिलेबस में लास्ट यूनिट होगी और 5वीं यूनिट हम नहीं कवर करवाएंगे, बट ये चौथी यूनिट यानी कर्टेड सिलेबस आपका हम पूरा कवर करवा दे रहे हैं। ये हमारी कर्टेड सिलेबस के हिसाब से आपकी लास्ट यूनिट होगी कोन सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइंस। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, हेडिंग डालेंगे या चैप्टर का नाम डालेंगे कोन सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइंस। और कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइंस में जैसे कोन सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन, हमको ये 3 चीज पढ़नी है इस यूनिट में। तो सबसे पहले जिसको हम पढ़ेंगे वो है हम कोन को पढ़ लेंगे। उसके बाद सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं। ये आपका लेके चलिए कि अगर मैं 1-1 घंटे के वीडियोस बनाऊं तो ये 4 से 6 घंटे में कवर हो जाएगा दोनों। मतलब 4 से 6 घंटे, 3 घंटा सिलेंडर को लगेगा, 3 घंटा जनरेटिंग लाइन को। तो मतलब इस तरह से ये दोनों इतने छोटे टॉपिक्स हैं। बट जब हम कोन की बात करते हैं तो इसको शायद 12 से 15 घंटे या थोड़ा 18 घंटे तक जा सकता है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब जो यूनिट है ये टफ नहीं होने वाली है और इजी यूनिट रहेगी, स्कोरिंग यूनिट है आपके लिए बहुत ही। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कोन, और यूनिट का नाम डालेंगे कोन सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन और चैप्टर रहेगा हमारा कोन। तो सबसे पहले अभी तक आपके माइंड में कोन की जो इमेज बनी है पहले तो उसको थोड़ा और करेक्ट करना है कि कोन होता कैसे है। हम सबको कोन किस तरह से पता है कि ये हमारा कुछ इस तरह से कोन होता है। हम सबको बताया गया है कि हमारा कोन जो होता है कुछ इस तरह से होता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है, बट ओवरऑल इसी को तिरछा मिर्चा करके कैसे भी हम रिप्रेजेंट करें, होता हमारा इसी शेप में है कोन, हमको ये बताया गया है। बट अगर मैं कहूं ये भी आपका कोन है, ये 3D स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या है ये भी आपका, अगर मैं कोन कहूं या मैं अगर कहूं ये भी आपका एक कोन है। आप जब अपनी आइसक्रीम खाते हो तो वो प्रॉपर इस कोन के शेप में आती है, ऐसे कुछ कॉर्नेटो टाइप की जो भी आप खाते हो, तो उसको हम कहते हैं कि कोन दे दो भैया। आइसक्रीम वाले से जब भी हम कहते हैं तो नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में कोन दे दो, तो यही कहते हैं हम। बट हम जब उस कोन को खाने लगते हैं या जो आइसक्रीम है उसको खाने लगते हैं तो ये तो ऊपर आइसक्रीम वाला पार्ट रहता है और ये हमारा वेफर रहता है, ये वेफर से बना रहता है, ऐसे ऐसे करके ये वेफर्स रहता है। तो जब हम इसको खाने लगते हैं तो ये वेफर हमारा कुछ इस फॉर्म में बचता है हमारे पास। खाने के बाद 1-2 बाइट ले लेते हैं जब हम उससे, तो ये इस फॉर्म में हमारा वेफर बचता है ना। और यहां से थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम हमारी गिर रही होती है। तो मैं ये बस समझाने के लिए कह रहा हूं आपको कि आपका जो कोन है, हमेशा से हम लोगों को क्या बताया गया कि कोन हमारा इस टाइप का होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोन हमारा ये भी हो सकता है, कोन हमारा ये भी हो सकता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि हम कोन को कैसे डिसाइड करेंगे कि कोन हमारा ये है कि ये है। कुछ ना कुछ तो डिफाइन करने के लिए होना चाहिए ना। जैसे सर्कल डिफाइन करने के लिए हम क्या लेते थे, कोई भी स्फीयर डिफाइन करने के लिए या सर्कल डिफाइन करने के लिए कोई भी सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे किसी 3D स्पेस में हर कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसका लोकस ले लो तो हमें स्फीयर मिल जाता है। और उस स्फीयर से अगर कोई हम प्लेन पास करा दे जो कि उसको इंटरसेक्ट कर रहा है
तो हमको एक सर्किल मिल जाता है। तो हम इन दोनों चीजों को डिफाइन करते थे, स्फीयर और सर्किल को। बट हम कोन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या है ये कोन, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ना ही किसी चीज के इंटरसेक्शन से ये कोन, हमारा जो सरफेस है कोन का, वो जनरेट हो रहा है ना, आप समझ सकते होंगे। तो हम किस मतलब कि वैसे तो होता किसी सरफेस मतलब इंटरसेक्शन चाहिए किसी दो चीजों के, आगे चल के बताऊंगा, बट अभी आप यहां से देख के नहीं समझ पा रहे हो। तो यहीं पे हमारे कोन की डेफिनेशन आती है। तो पहले लिख लेते हैं कि हमारे कोन की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें हम लिखेंगे कि कोन होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो आइए चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे से जब भी कोन की बात करेंगे तो सिर्फ ये वाला कोन लेके नहीं चलेंगे, आप बाकी कोन्स को भी कंसीडर करके चलेंगे। तो चलिए, ये तो आपको समझ आ गया कि अब कोन मतलब जो बचपन से आपके अंदर इमेज बनी थी कि कोन क्या होता है, कोन का शेप क्या होता है, वो आपको क्लियर हो गया कि कोन सिर्फ वैसा शेप का नहीं होता, वो एक स्पेशल टाइप का कोन होता है। तो आइए चलिए हेडिंग डालते हैं। कोन तो कोन को जब आप डिफाइन करेंगे तो कोन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोन इज अ सरफेस generated by a moving straight line cone is a surface generated by a moving straight line which always passes through a fixed point and satisfy one other condition या लिख सकते हैं आप वन मोर कंडीशन ब्रैकेट में either it may intersect a given curve or touches a given surface। पहले आराम से इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं इसका कि ये डेफिनेशन हमारी किस तरह से डिफाइन की गई है। सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। और चलिए अब हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और डायग्राम की हेल्प से आपको बताते हैं कि कैसे आपका जो है कोन डिफाइन किया गया है। कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन, अच्छा, विच ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट से
एक हमारी लाइन जो है पास होके जाएगी। तो ये जो लाइन है हमारी हमारे इस फिक्स पॉइंट से पास होके जा रही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोन इज अ सरफेस। पहली बात तो कोन क्या है, एक सरफेस है जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। वो कोन एक ऐसी सरफेस है जो कि जनरेट की जा रही है एक मूव करती हुई स्ट्रेट लाइन के द्वारा, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से होके पास हो रही हो। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से होके पास हो रही है। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन को हम मूव करा दें, यानी कि ऐसे हम अगर मूव करा दें, मान लीजिए ये जो मार्कर है हमारा, ये हमारे इस फिक्स पॉइंट से होके पास कर रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम अगर इस स्ट्रेट लाइन को मूव करा दें, इस फिक्स पॉइंट से हमेशा पास करना चाहिए, इस तरह से मूव करा रहे हैं, तो चाहे हम ऐसे मूव कराएं, कहीं भी मूव करा दें, तो ये जो हमारा मतलब मार्कर है या कह सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारी एक जो हमारी जनरेट कर रहा है, ये क्या जनरेट करेगा, ये ओवरऑल जो सरफेस जनरेट करेगा इस फिक्स पॉइंट से पास होके। अगर हम इस लाइन को मूव कराएंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, जो सरफेस जनरेट करेगा वो क्या होगी, एक कोन होगी। तो यही चीज यहां पे कह रहा है कि अगर कोन हमारा क्या है, एक सरफेस है जो कि किसके द्वारा जनरेट की जा रही है, एक लाइन के द्वारा, एक लाइन के द्वारा जनरेट की जा रही है, और वो लाइन हमारे किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से होके पास हो रही है। इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या कह रहा है, एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन। और ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन पास हो रही है, ये हमारी एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और वो कंडीशन क्या है, आइदर इट में इंटरसेक्ट ए गिवन कर्व, या तो ये लाइन हमारे किसी गिवन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही होगी, और टचेस ए गिवन सरफेस। ये थोड़ा नहीं समझ में आया भैया, तो देखिए ये कैसे करेंगे हम। मान लेते हैं कि हमारा ये कोई एक गिवन कर्व है, हाँ मान लेते हैं कि हमारा ये कोई एक गिवन कर्व है, और ये हमारा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब जो हमारी लाइन होगी वो पहली बात तो इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा जाए पास करेगी, इस फिक्स पॉइंट को हम यहां ले लेते हैं। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट था, और ये जो लाइन है हमारी, ये हमारे फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। अब ध्यान से देखिए, एक पहली बात तो ये लाइन है और ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, और इस लाइन को हम मूव करा सकते हैं, ऐसे ऐसे गोला घुमा सकते हैं, लेकिन पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब कह रहा है कि एक और कंडीशन जो मूव कर रही है, तो मूव करते वक्त ये एक और कंडीशन सेटिस्फाई करती है, क्या, पहला, आइदर इट में इंटरसेक्ट ए गिवन कर्व। ये हमारा गिवन कर्व है, ये हमारा क्या है, गिवन कर्व है। अब मतलब कह रहा है कि या तो वो एक गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करे, मतलब ये लाइन जो है ये ऐसे मूव कर रही है कि इस कर्व को हमेशा इंटरसेक्ट करेगी जब भी मूव करेगी। तो यानी कि अगर हम इस लाइन को इस तरह से मूव कराएं कि ये हमेशा इस कर्व को, ये जो गिवन कर्व है इसको इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये फाइनली क्या बना देगी, एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा कोन बना देगी जो कि इस टाइप का होगा। ये हमारा जो है यहाँ पे, आई होप आप समझ रहे होंगे, 3D में बनाने के लिए मैं शेड दिया हूं यहाँ पे, ये परछाई आ रही है यहाँ की। तो ये हमारा मतलब क्या कैसा एक, आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से सरफेस जनरेट कर रही है कोन की, ये लाइन। तो हम क्या कहते हैं, यही हमारा कह रहा है कि कोन क्या है, एक सरफेस है जो कि किससे, एक लाइन से जनरेट की गई है, जब वो लाइन हमारे एक फिक्स पॉइंट से हमेशा पास हो, और तो और वो लाइन हमारे किसी एक कर्व से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हो। देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है ना इस कर्व को, जब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी लाइन यहां से कहीं जा रही होगी इंटरसेक्ट करते हुए, और इस पॉइंट से भी पास हो रही होगी।
जब हम यहाँ कहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारी लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होगी, यहाँ से पास होगी। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होगी, यहाँ से पास होगी। अगर हम आगे का कोई पॉइंट ले लिए तो यहाँ से भी जाते हुए जा रही होगी और ये हमारे इंटरसेक्ट मतलब इस पॉइंट से पास होगी। तो ओवरऑल अगर हम देख लेंगे कि जो पॉइंट मतलब ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारे किस किस ये जो हमारी लाइन जितनी भी जा रही है इस पॉइंट से पास होते हुए और इस कर्व से इंटरसेक्ट होते हुए, तो वो लाइन हमारा क्या जनरेट कर देंगी, एक कोन जनरेट कर देंगी। अब मे बी ये जो कर्व है ये अगर हमारा सर्कल हुआ तो वो हमारा इस तरह का कोन जनरेट करेंगी जिस कोन को हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और अगर कोई और कर्व हुआ तो वो इस तरह के कोन को जनरेट करेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डिफिनीशन यहां तक क्या कह रही है और के पहले तक यहां तक। अब और टचेस ए गिवन सरफेस। अब टचेस ए गिवन सरफेस का क्या मतलब है, तो चलिए उसको भी बताते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक स्फीयर है। ये एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है ये क्या है, एक स्फीयर है। 2D में बन रहा है तो सर्कल लगेगा। इमेजिन करके चलना है आपको खुद से, ठीक। ये क्या है, एक स्फीयर है और एक पॉइंट हम मान लेते हैं फिक्स पॉइंट ये। अब एक लाइन हम लेते हैं, क्या कह रहा है, ए कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन which always passes through a fixed point। तो एक फिक्स पॉइंट है। अब एक लाइन है वो हमारे इस पॉइंट से होके पास हो रही है। चलिए, तो ये हमारा स्फीयर था, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट था जहां से हमारी जो लाइन है जो कि कोन को जनरेट करेगी वो लाइन हमारी यहां से पास हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारी जो हमारे फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो, और मूव भी करा सकते हैं इस लाइन को, लेकिन मूव कराने के लिए हमको क्या देखना होगा, जो हमारी दूसरी कंडीशन है, वन मोर कंडीशन, उसको देखना होगा। तो ये वाला केस तो हम देख लिए कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसको मूव करा, कहाँ हमको मूव कराना है, तो वो कैसा कोण जनरेट कर रही है, इसमें ऐसा कोण जनरेट कर रही है। और जब जो हमारा कह रहे हैं जो हमारा कर्व होगा, गिवन कर्व, अगर उस पे अगर वो हमारा एक सर्कल है तो वो हमारा कैसा कोण जनरेट करेगी, एक सिंपल जो कोण हम बचपन से पढ़ते हैं उस कोण को जनरेट करेगी। अब यहाँ पे क्या हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया, यहां से हमारी एक लाइन पास होके जा रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, मतलब सेकंड कंडीशन में ये जो मतलब दूसरा वाला है और वाला, और टचेस अ गिवन सरफेस। स्फीयर क्या है, एक सरफेस है। अगर हमारा स्फीयर एक सरफेस है और ये लाइन हमारे फिक्स पॉइंट से होके पास हो रही है और टच कर रही है, टचेस अ गिवन सरफेस, इस स्फीयर की सरफेस को एक पॉइंट पे जस्ट टच करते हुए जा रही है। और अब हम इस अगर लाइन को मूव कराएंगे और सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए मूव कराएंगे, तो यानी कि एक स्फीयर है कोई बॉल टाइप की चीज मान लेते हैं, ये वैसे तो है नहीं कुछ, चलिए हम इसको ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। अब ये जो हमारा मार्कर या पेन ले लेते हैं कोई पतली, ये जो हमारी पेन है ये मान लेते हैं कि एक निडल सी, जहां पे इसका ये टिप है यहां से ये फिक्स है और ये हमारा स्फीयर है। अब ये हमारी जो पेन है ये इस स्फीयर को देखिए टच होके जा रही है। अब ये पेन को हम मूव करा सकते हैं, बट कैसे, दो कंडीशंस लगा के। पहला कि ये जो पॉइंट है ये हमेशा फिक्स रहेगा, और दूसरा कि ये जो हमारी पेन है ये ऐसे मूव करे, ये हमारी पेन ऐसे मूव करे कि हमेशा स्फीयर को जस्ट टच कर रही हो एक पॉइंट पे। तो ये हमारा कुछ ऐसे मूव करेगी, ये देखिए, और फिर ये ऐसे पीछे से, ये पीछे से होके आएगी। तो आप ध्यान से देखिए ये जो लाइन हमारी सरफेस जनरेट की वो एक ऐसे करके एक कोन बना रही है। यहां पे आप ध्यान से देखें कि अगर हमारा इस पॉइंट से टच करके जा रही, फिर अगर हम पीछे का कोई पॉइंट लें तो ये हमारी लाइन ऐसे गई डॉट 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 डॉट, यहां से टच की जस्ट टेंजेंट की तरह सर्कल पे उस पीछे अंदर वाले पॉइंट से, क्योंकि ये सर्कल नहीं सॉरी ये एक स्फीयर है और यहां से ऐसे निकल रही है। फिर हम यहां से ये लाइन ऐसे गई,
पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा। फिर ये हमारी लाइन यहां से जा रही है, यहाँ कहीं हमारे स्पीयर को टच कर रही होगी, डॉट 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 डॉट, क्योंकि अंदर है स्पीयर के, और ये लाइन यहां से निकल रही है, इस तरह से जा रही है। और फिर यहाँ पे भी हमारी लाइन ये है, इस पॉइंट से होके पास हो रही है। ये निकल रही है, और ये लास्ट पॉइंट भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लें अगर, तो ये भी हमारी इसको टच करते जा रही है। अब हम अगर आगे के भी पॉइंट्स कंसीडर कर लें तो यहां से भी हमारी लाइन जो है टच करते जाएगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा टचिंग पॉइंट है इस स्पीयर का, इस लाइन को मूव कराते हुए वो क्या जनरेट कर रहा है, एक सर्कल या कोई एक कर्व जनरेट कर रहा है। तो फिर से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है जो कि इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरा हमारे किसी सरफेस को जस्ट टच होते हुए जा रही है, टचेस अ गिवन सरफेस, तो भी क्या कर रही है, ये एक कोन जनरेट कर रही है। तो समझ में आया ये क्या आपका डिफिनीशन कह रही है, किस तरह से कह रही है। मैंने इसको आपको 3D में इमेजिन करवाने की पूरी कोशिश की, बोर्ड के थ्रू डायग्राम बना के समझा के। तो ये आपकी कोन की डिफिनीशन है। तो आई होप आपको कोन कैसे डिफाइन किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको भी आज से मतलब कोन एज अ कोन एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको आप, अगर आपको फिगर अच्छा लग रहा है तो बनाने के लिए आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और कुछ एक दो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कोन की डेफिनेशन में ही, जो निकल के आ रहे थे, जिनको हमने अपनी रॉ लैंग्वेज में समझाया। अब उसको अपनी थोड़े से हम जो है फॉर्मल लैंग्वेज देने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा इसको हम नाम से बुलाते हैं और कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। ठीक, जो हमारा फिक्स पॉइंट है जहां से जो हमारी मूविंग लाइन है वो पास हो रही थी हमेशा, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट था जहां से ये मूविंग लाइन पास हो रही है हमेशा, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ये हमारी एक सरफेस है और ये हमारा कोन है। इस फिक्स पॉइंट से पास होके बन रहा है। ये आपका कोन है। अब देखिए इस कोन में ये जो हमारा पॉइंट होता है, या जिस पॉइंट से हमारी जो जनरेटिंग लाइन है कोन की, पहली बात तो ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं जनरेटिंग, जनरेटर, या फिर और जनरेटिंग लाइन कहते हैं। तो अभी जनरेटर ही पढ़िए, इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर, कि जनरेट कर रही है हमारा कोन। फिर इसको हम क्या कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। वर्टेक्स ऑफ कोन। और ये जो हमारा कर्व होता है जहां से हमारी जनरेटर इंटरसेक्ट करेगी या पास करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, कई नाम से बुलाते हैं इसको। इसको हम कहते हैं GLIDING, ग्लाइडिंग कर्व, और देख लो और नाम, बेस कर्व, गाइडिंग कर्व, अरे सॉरी गाइडिंग कर्व, सॉरी ग्लाइडिंग कर्व नहीं, गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व, बेस कर्व, या फिर गाइडिंग सरफेस भी। सरफेस किस केस में कहेंगे, इस केस में सरफेस नहीं कहेंगे, इस केस में गाइडिंग कर्व और बेस कर्व कहेंगे। और बेस कर्व, और जब मान लीजिए हमारे कोई सरफेस है
अब सरफेस हम कैसी लें? चलिए हम जो है ले लेते हैं सरफेस कुछ इस तरह से। ये हमारा कोई एक 3D कह सकते हैं पत्थर टाइप का चीज है, और इस पे हमारा जो कोन का सरफेस आया है कुछ इस तरह से हमारा कोन का सरफेस आया है। ये हमारे इस सरफेस पे हमने टेंजेंट खींचा था, तो ये हमारा पत्थर अंदर है वैसे। हाँ, तो ये जो है आई होप अब 3D में आप समझ पा रहे हो, ये पत्थर हमारा अंदर भी गया है थोड़ा सा। तो ये हमारा क्या है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, गाइडिंग सरफेस कहेंगे। तो आप मतलब सिंपल से समझिए कि जब ये कर्व अगर होगा, हमको गिवन कर्व होगा, अगर ये गिवन कर्व होगा तो हम गाइडिंग कर्व कहेंगे या फिर इसको बेस कर्व कहेंगे। और अगर हमारा कर्व की जगह कोई एक सरफेस दी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, गाइडिंग सरफेस कहेंगे। गाइडिंग क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है ना, जो हमारे फिक्स पॉइंट से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, उस लाइन को गाइड करने वाला कर्व होगा। और कैसे गाइडेंस करेगा, ऐसे गाइडेंस करेगा कि वो एक कोण जनरेट कर दे। ठीक, तो चलिए अब हम यहां पे खत्म करते हैं ये डिफिनीशन वाली चीज। हम अपने कोण को डिफाइन कर चुके हैं पूरी तरीके से, और उससे रिलेटेड जो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जैसे बेस कर्व, गाइडिंग कर्व, वो भी समझा चुके हैं कि क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पे आप अगर लिखना चाहे तो लिख लें, जनरेटर और जनरेटिंग लाइन। यहां पे चाहे तो लिख लें, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोन, मूविंग लाइन is called generator of the cone, and given curve or surface is called guiding GUIDING गाइडिंग कर्व और सरफेस। गाइडिंग कर्व या सरफेस, या फिर कह लिख सकते हैं बेस कर्व भी। तो चलिए अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, और अब हम यहां पे डिफाइन करेंगे कि हमारे कोण की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं अब। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी इक्वेशन ऑफ कोण। हेडिंग डालेंगे हम यहां पे इक्वेशन ऑफ कोण। कोण की इक्वेशन बताने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसे कोण की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे जिसका जो वर्टेक्स है वो हमारा ओरिजिन हो। तो इस पे कई बार हमारे क्वेश्चंस भी आए हैं, एक बार आए हैं कि हमारा ये कहता है
कि पहले आप यहाँ पे चीज लिख लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। याद है जब हम स्पीयर पढ़ा रहे थे आपको, तो आपको हम बताए थे वहां पे कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और क्या होती है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं होती, ऐसे बताया था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई प्लस जी वाई जेड प्लस एच एक्स जेड प्लस यू प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हमने कहा था कि आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में। ध्यान से इस इक्वेशन को देख लीजिए। फिर हमने कहा था कि स्पीयर की इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए जो हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है उसमें हमारा एफ जी एच 0 के बराबर हो जाता है और ए बी सी हमारा आपस में इक्वल हो जाता है, और किसके बराबर हो जाता है, इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। तो हमारी क्या मिलती है, इक्वेशन ऑफ स्पीयर मिलती है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये सब 0 प्लस यू एक्स, या फिर यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं, कोई उसमें वाली बात नहीं होती, 2 यू एक्स प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड, कॉन्स्टेंट ये 2 क्योंकि, प्लस डी इज इक्वल टू 0। तब उस केस में हमारे सेकेंड डिग्री की इक्वेशन चाहिए एक्स वाई जेड की, हमारा क्या निकल के आता है, स्फीयर की इक्वेशन आती है। तो मैं ये बता रहा हूं कि स्फीयर की इक्वेशन नहीं बता रहा हूं फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया, होमोजीनियस। होमोजीनियस से इसका क्या मतलब, तो यहाँ पे भी जैसे हम स्फीयर में एक कंडीशन लगाए थे, यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाते हैं। और होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर हम यहां से, मतलब कि जितने भी वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, हर मतलब जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, उन सब के वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी, सेकंड यानी कि 2 होगी, सेकंड डिग्री यानी कि 2 होगी। जैसे ए एक टर्म है यहाँ पे, बी ए एक्स स्क्वायर एक टर्म है, बी वाई स्क्वायर एक टर्म है, सी जेड स्क्वायर एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये और डी भी एक टर्म है। तो ये हमारा कहता है कि हमारे जो उस कोन की इक्वेशन जो कि वर्टेक्स से होके, मतलब जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है
ऐसे कोण की इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री की एक्स वाई जेड में। तो होमोजीनियस इक्वेशन तो हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन एक्स वाई जेड में ये हुई। सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो होती है सेकंड डिग्री की जिसमें वेरिएबल्स क्या हो, जिसमें जितने भी टर्म्स है उन सब में जो वेरिएबल होंगे उनकी कंबाइंड पावर जो होगी वो 2 होगी। जैसे ये हमारा पहला टर्म ए एक्स स्क्वायर और वेरिएबल क्या है एक्स है, तो इसकी पावर कितनी 2, सही है। इसकी भी पावर में यहाँ पे वेरिएबल y है पावर 2, सही है। z वेरिएबल है पावर 2, सही है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और y है, x की पावर 1 y की पावर 1 मिलके कितनी पावर हो गई वेरिएबल की 2। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 नहीं है क्योंकि u v और w यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, डी में भी वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, तो ये भी हम नहीं कंसीडर करते। तो जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है वो हमारी किस तरह बन के आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई, स्मॉल लिख रहा हूं इस केस में मैं, प्लस जी वाई जेड प्लस एच एक्स जेड इज इक्वल टू 0। ये कौन से कोण की इक्वेशन है, आप गांठ बांध के रख लीजिए, ये उस कोण की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। यानी कि कई बार अब यही चीज हमको प्रूफ करने को कह देता है क्वेश्चन में, पेपर में एक दो बार ये क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उसी को लेते हैं। या उससे पहले हम आपको थोड़ा सा और एक मैथमेटिकल वे में लिख के बता दें कि कैसे हमारा ये रहता है, तो आपको वो समझने में और आसानी होगी। तो आप ये चीज यहां तक आप ओरिजिन तक लिखे रहने दीजिए, इसके बाद का मैं मिटा रहा हूं और केस 1 लेके चलते हैं हम। या इसमें क्या केस 1 केस 2 बनेगा, ऐसे ही आप लेके चलिए। यहां पे आप क्या लिखेंगे, when vertex of cone, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। अब यहां पे लिखेंगे when vertex of cone is origin। जब वर्टेक्स ऑफ कोन क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा, तो यहां पे लिखेंगे लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड बी ध्यान रखिए यहां होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, यहां जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अभी मैंने बताया लिख के कि क्या होती है, वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2, पहले मैंने एफ लिखा था, यहाँ पे एच लिखा है तो एच का यूज कर लीजिए, एच एक्स वाई प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एफ वाई एक्स। 2 यहां पे भी बस उसके लिए लगा दिया गया, कांस्टेंट है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। बार बार मैं कह रहा हूं ये जनरल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल का टर्म मतलब जो हमारा टर्म है उसके वेरिएबल की पावर 1 हो सकती है। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री नहीं है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। तो ये हमारी क्या हो गई
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमने लिखी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम यहां से क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 जो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम यहाँ पे क्योंकि हमें बताया गया है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इक्वेशन 1 represents the equation of cone whose vertex is origin। तो यहाँ पे हमें कोन बना लेते हैं पहले। ये हमारा एक कोन बन गया, इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसी सरफेस पे एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या करते हैं हम, x1, y1, z1। ये हमने कोई भी एक पॉइंट P कोन के सरफेस पे लिया और उसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x1, y1, z1 के फॉर्म में। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, वही जो हमने P एक पॉइंट लिया लेट P x1, y1, z1 be a point on the cone। अब क्या हम OP लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? हमें एक पॉइंट पता है इस लाइन पे O, और अगर हम इन दोनों का कोऑर्डिनेट जानते हैं तो हम इसके अलोंग, OP के अलोंग एक वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो हाँ, हम OP लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे OP लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, देन या फिर नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन OP, इक्वेशन ऑफ लाइन OP x माइनस 0 अपॉन में x1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन में y1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन में z1 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कोई एक k से। हमने माना है कि ये कोई एक k के बराबर आ रहा है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन OP। इसको हम इक्वेशन नंबर, अभी मत मानिए कुछ। अब हम यहां से देख सकते हैं कि साफ साफ हमको दिख रहा है, कि जो हमारा OP लाइन है वही हमारी कोन की क्या है, जनरेटर है ना। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, क्योंकि लाइन OP हमारी केवल O से P तक तो चलेगी नहीं, O और P पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी ये। तो ये जो हमारी OP लाइन है ये क्या है, हमारी कोन की जनरेटर है। यानी कि अगर हम इसको लेके ऐसे घुमा दें तो ये हमारे कोन को जनरेट कर रही होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जनरेटर है हमारे लाइन OP। तो यहीं पे हम वो चीज लिखेंगे कि क्लियरली OP is the generator of the cone OP हमारा क्या है, जनरेटर है कोन का। अब अगर हमारे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो हम इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, इस वजह से हम बता सकते हैं कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हमारा किस फॉर्म में होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इसको हम इरेज करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ऊपर।
यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट coordinate of any point on the line will be in the form of किस फॉर्म का होगा? यहां से अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट निकालें तो किस फॉर्म का होगा? x इज इक्वल्स टू के एक्स वन, y इज इक्वल्स टू वाई एक्स वन, सॉरी के वाई वन, और z इज इक्वल्स टू के जेड वन. सो विल बी इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे आप लिख सकते हैं आप k टाइम्स एक्स वन कॉमा k टाइम्स वाई वन कॉमा k टाइम्स जेड वन. इस फॉर्म में होगा कोई भी पॉइंट हमारी इस लाइन का. अब यहां पे हम लिखेंगे देन पुटिंग के एक्स वन, के वाई वन एंड के जेड वन इन इक्वेशन नंबर वन, वी गेट, अगर हम इस इक्वेशन नंबर वन पे हम के एक्स वन, के वाई वन और के जेड वन की वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहां से हमारी इक्वेशन नंबर वन क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड. तो हमें मिलेगा ये, यहां इन तीनों से हमारा के स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर. अच्छा, यहां से भी हम देखिए के एक्स वन और के वाई वन, तो के स्क्वायर बाहर आ सकता है यहां से भी, तो प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस टू जी जेड वन एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन एक्स वन प्लस, अब कॉमन हो जाएगा बस. तो के स्क्वायर हमने इतने में से कॉमन कर लिया. ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा आराम से. ठीक, पहले हम क्या करेंगे? इसको 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 इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद के स्क्वायर इतने टर्म्स में कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे के स्क्वायर यहाँ से. अब ये और ये टर्म में हमारा क्या होगा? के एक्स की जगह के एक्स वन रखेंगे, वाई की जगह के वाई वन रखेंगे, जेड की जगह के जेड वन रखेंगे, तो के कॉमन होगा. के कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो प्लस k टाइम्स ऑफ 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d इज इक्वल्स टू 0. d में हमारा कोई के नहीं होगा. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है. कैसे? k को अगर हम एज एन x ट्रीट करें, यहां पे आप इस x से रिलेट मत करिए अभी, और इस टर्म को, ये जो हमारा टर्म है, इसको कोई एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी डी की जगह जो कांस्टेंट है वो सी कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, 2 रूट्स. ठीक, यानी कि x को हम क्या माने थे? k माने थे. यानी कि k रूट मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसपे ये जो लंबी चौड़ी इक्वेशन थी वो 0 के इक्वल आने लगे, यानी कि उसके सॉल्यूशन. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो लंबी चौड़ी इक्वेशन है वो k की किन किन वैल्यूज पे 0 आ सकती थी. अब देखिए ध्यान से, यहां पे मेन बात आती है कि हम k की वैल्यू हमने क्या रखा था? k की ये के एक्स वन, के वाई वन और के जेड वन हमने इस 1 वाली इक्वेशन पे रखा था, जो कि ऑलरेडी 0 के इक्वल थी. हमने k की वैल्यू रखी. अब अच्छा, मान लीजिए ये पहले से ही 0 के बराबर थी, तो हम लिख सकते हैं 0. अब इसमें हमने k का मल्टीप्लाई कर दिया और ये आने लगा 0 के बराबर.
तो हम कह रहे हैं कि और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है तो के की तो केवल 2 वैल्यूज आनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोई 2 रूट्स आने चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि के की हम कोई भी वैल्यू रख दें 0 हमारा आएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। के की हम कुछ भी वैल्यू ले ले, माइनस में प्लस में, लेकिन हमारी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो आप यहां से देख ही सकते हैं कि वो x1 y1 z1 में फॉलो कर रहा था और के हमने कॉमन लिया इस तरह से, अभी मैंने आपको यहां पे बताया एक्सप्लेन करके। तो यहां से हम क्या लिखेंगे फिर, यहां पे हम लिखेंगे, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे लिखेंगे एज इक्वेशन 2 इज a quadratic equation ब्रैकेट में having only 2 roots, only 2 रूट्स, 2 ही रूट्स होंगे इनके पास, हैविंग ओनली 2 रूट्स। अब यहां कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, बट इट विल सेटिस्फाई, बट इट विल satisfies for every value of k। ये के की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां से हमारे पास क्या आता है, देखिए ये अपनी लाइन की इक्वेशन अभी लिखे रहने देते हैं। तो यहां से आ रहा है therefore ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर प्लस 2 fy1z1 प्लस 2 gz1x1 प्लस 2 hx1y1, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा हमने कैपिटल एबीसी लिया है क्या, हाँ तो ऐसा करिए जहां जहां कैपिटल लिया है वहां वहां स्मॉल कर लीजिए, या जहां जहां स्मॉल लिया है वहां वहां कैपिटल कर ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ए बी और सी, मतलब यहां भी स्मॉल था एफ जी एच, तो मैं सोचा यहां भी स्मॉल ही लूं इसलिए। तो चलिए ये हमारे सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि पहली इक्वेशन हमारी 0 के बराबर आ रही थी जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो वहां से हम क्या कह सकते हैं कि या तो इक्वल 0 के इक्वल हो, मतलब वहां से हम कह रहे थे कि अगर वो पूरी इक्वेशन हमारी 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि इतना पोर्शन हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, ux1 प्लस vy1 प्लस wz1, ये पोर्शन हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, और d हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। कब, इक्वेशन सुनिए, बात समझिए, इक्वेशन नंबर 1 हमारी 0 के बराबर थी, तो वहां से हम क्या कह रहे थे कि अगर हमारा x1 y1 z1 पॉइंट हमारा उस इक्वेशन नंबर 1 पे लाई कर रहा है, हमने देखिए शुरू में क्या कहा है, लेट x1 y1 z1 लाइज ऑन द सरफेस 1 और सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हमारा x1 y1 z1 हमारी इक्वेशन नंबर 1 पे लाई कर रहा है, तब क्या कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे 0 के बराबर आ रही थी। अब अगर पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे 0 के बराबर आ रही थी, तो वहीं से हमने दिखाया कि चाहे x1 y1 z1 लाई करे, चाहे इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट यानी कि k x1 k y1 k z1 लाई करे, ये हमारा जो इक्वेशन बनेगी, मतलब कि हमने क्या लाई कराया, x1 y1 z1 की बजाय k x1 k y1 k z1 लाई कराया,
तो हमें वही इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, वो हमारी इस इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में बदल गई और अभी भी ये इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। और अब अगर ये इक्वेशन हमारी 0 के बराबर होनी चाहिए तो यहां से 3 कंडीशन आती है। पहला कि इतना पोर्शन हमारा 0 हो, दूसरा ये पोर्शन भी हमारा 0 हो, और तीसरा ये जो लास्ट में कांस्टेंट है d, ये भी हमारा 0 हो। तो ये 3 कंडीशन हमारी यहां पे सामने निकल के आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन 3-4 कह लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। अब बात देखने वाली ये है, ये लाइन की इक्वेशन अभी मिटा दे रहे हैं। बात देखने वाली ये है कि पहले ही हमें पता था कि हमारे कोन का जो वर्टेक्स है वो 0 पे लाई कर रहा है, तो d तो हमारा पहले से ही 0 के इक्वल आना था। तो यही चीज हम लिखेंगे कि इक्वेशन 5 इज ऑब्वियस because vertex of the cone is origin. Vertex of the cone is origin. अब हम क्या लिखेंगे, देखिए हम सब जानते हैं कि x1 y1 z1 हमारे इस कोन पे लाई कर रहा है। कोन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पे लाई कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पे ही इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हमारी इक्वेशन नंबर 1 पे लाई करेगा, जो कि हमारी क्या है, कोन की इक्वेशन है। और अगर 1 पे लाई करेगा यानी कि हमारे इस इक्वेशन पे भी लाई कर रहा होगा, क्योंकि उस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हमारे इस फॉर्म में होगा। ठीक, तो अगर हमारा पॉइंट P यानी कि x1 y1 z1 उस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ये क्या दिखा रही है हमको, ये दिखा रही है कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो अगर हमारे x1 y1 z1 इस प्लेन की इक्वेशन पे लाई कर रहा होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे पहले वही चीज कि इफ u v w any one of them is not equal to 0, this means according to equation 4, according to equation number 4, x1 comma y1 x1 comma y1 comma z1 lies on the plane ux1 ux प्लस vy प्लस wz इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन थी, और अगर ये हमारे प्लेन की इक्वेशन थी तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो हमारे प्लेन की इक्वेशन है ना, इस पे x1 y1 z1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस प्लेन की इक्वेशन को। ये जो हमने लिखी है, ये लास्ट वाली, ये इस प्लेन की इक्वेशन को अगर हमारा x1 y1 z1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x1 y1 z1 पॉइंट हमारे इस प्लेन पे लाई कर रहा है। ये हम तभी कह सकते हैं अगर हमारा u v w में से कोई भी एक हमारे 0 के बराबर ना हो। अगर हमारा u v w ही तीनों 0 के बराबर है, तब तो कुछ वर्थ इट नहीं हुआ, तब तो कोई भी पॉइंट फिर उस प्लेन के में लाई करने लगेगा, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन अगर u v और w हमारा 0 के इक्वल नहीं है, और हमारा x1 y1 z1 हम रखते हैं, और ये हमारी कंडीशन हमें मिल रही है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या रह सकते हैं कि हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा x1 y1 z1 इस प्लेन पे लाई कर रहा है, जो कि इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में ऐसा कोई प्लेन हमें मतलब मिल ही नहीं सकता जिसपे हमारे सारे पॉइंट सेटिस्फाई करे, है ना, क्योंकि हमारा जो कर्व प्लेन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इस तरह का कोन की तरीके से सरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे
which is not possible in this case, यहां पे हम लिखेंगे which is not possible in this case, hence, अब हम यहां मिटाना पड़ेगा ऊपर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे लिखेंगे जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो हमारा यहां से क्या साफ साफ निकल के आ रहा है कि हमारा जो u v w, अगर हमारा x1 y1 z1 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि u v और w हमारे जीरो ही होंगे, है ना, जीरो के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जीरो के अलावा कुछ भी हुए तो यानी कि ये फिर एक प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी पूरी तरीके से, और ये फिर हो जाएगा कि हमारा x1 y1 z1 पॉइंट उस प्लेन पे लाई करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा x1 y1 z1 उस प्लेन पे लाई कर रहा है तो हमारा ये मतलब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं होगा ऐसा। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि हमारे x1 y1 z1 पॉइंट अगर हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि हमारी u v w तीनों की वैल्यू क्या है, जीरो है। हेंस u is equals to v is equals to w is equals to 0। हमारे u v w तीनों क्या है, जीरो के बराबर आ गए हैं। अब यहां पे क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u v w एंड d, d की भी वैल्यू हमने निकाली थी ना, जीरो आई थी, ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन पे है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u v w एंड d, और ये तीन कंडीशन हमने कहां से निकाली है, यहीं से निकाली है, ये वाली से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बना के, समझे आप लोग। तो यहां से ये तीन कंडीशन निकाली, और इन दो कंडीशन से ही हमको क्या मिल गया, u v w और d की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो के बराबर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u v w एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या थी, एक जनरल इक्वेशन थी हमारी सेकंड डिग्री की होमोजीनियस, सेकंड डिग्री की एक जनरल इक्वेशन थी एक्स वाई जेड में। और अगर हम ये वाली इक्वेशन, ये वाली u w और d की वैल्यू को पुट करते हैं उस इक्वेशन नंबर 1 पे,